कक्षा 11 विषय इतिहास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज अदलपुर मुरादाबाद से। आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वह है अनुभाग 1 प्रारंभिक समाज 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। तो यह जो हमारा अध्याय है यह लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसमें नगरीय जीवन का जो क्रमिक विकास है वह हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। मानव सभ्यता के इतिहास में जो शहरी जीवन की शुरुआत हुई उसे इतिहासकारों के अनुसार मेसोपोटामिया की सभ्यता से शुरू होना बताया जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 2 नदियों के बीच के भूभाग पर विकसित हुई, जिन्हें हम दजला और फरात नदियों के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता अपनी समृद्ध संस्कृति, शहरी जीवन, अपना साहित्य, खगोल शास्त्र आदि के विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय जो है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत शहरी जीवन के विकास और मूल रूप से उसमें लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ, इस बिंदु पर प्रकाश डालता है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसकी समकालीन सभ्यता में अगर हम देखें तो भारत में मोहनजोदड़ो की सभ्यता आती है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में अनेक प्रकार की समानताएं भी थीं और विषमताएं भी थीं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता पर हम यहाँ पर अपना अध्ययन केंद्रित करेंगे। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, किन स्रोतों से हमें उस सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है, देखते हैं। बाइबिल का जो प्रथम भाग है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस है, उसमें शिमार यानी कि सुमेर का जिक्र मिलता है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक बड़ा महत्वपूर्ण नगर था। इसी प्रकार से बाइबिल में एक जल प्लावन की कथा का उल्लेख भी मिलता है। उस जल प्लावन में वहां पर जो कहानी दर्शाई गई है उसमें नोवा नाम के एक व्यक्ति को इस पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए परमात्मा द्वारा चुने जाने का उल्लेख मिलता है। मेसोपोटामिया में जो साहित्य प्राप्त होता है उसमें इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है उसे हम जीवशूद्र कहते हैं, या उसे हम उतना पिष्टिम के नाम से भी जानते हैं। तो यह कहानी मूल रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो साहित्य है उसके स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। और इस कथानक से हमें यह भी पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने नगरीय विकास का जो एक सिलसिला था उसे काफी उन्नत रूप में प्राप्त कर लिया था। अगले क्रम में हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया का इतिहास क्या था, किस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरी जीवन का विकास हुआ और शहरी जीवन के विकास के साथ साथ लेखन कला का विकास हुआ। पुरातात्विक जो खोजें हैं मेसोपोटामिया की वो लगभग 1840 के दशक में की गई और इन खोजों के आधार पर जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों से हमें मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया एक शहरीकृत सभ्यता थी जिसमें दक्षिण भाग को सुमेर कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया नाम का एक प्रमुख शहर बना। तब ये जो दक्षिणी क्षेत्र था उसे बेबीलोन के नाम से जाना जाने लगा। इसी प्रकार से 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर मेसोपोटामिया में अपना अधिकार स्थापित किया तो इस क्षेत्र को
असीरिया के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार आप देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेर, बेबीलोनिया और असीरिया ये एक प्रमुख नगर के रूप में जाने जाते हैं। एक भौगोलिक स्थिति को अगर हम आप देखें तो मेसोपोटामिया एक विविधतापूर्ण सभ्यता थी। भौगोलिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण था। क्यों? दजला और फरात की नदियां इस क्षेत्र को बड़ा उपजाऊ बनाती थीं। यहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति है उसके कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति अत्यंत उपजाऊ है और यहाँ पर खाद्य उत्पादन की प्रचुरता पाई जाती थी। इसी कारण से यहाँ पर शहरीकरण को बढ़ावा मिला। यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, जलवायु जन्य परिस्थितियाँ थी, उन्होंने इस क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधनों से की प्रचुरता दे रखी। पूर्व में दजला की जो सहायक नदियाँ थीं, ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए ये बड़ी उपयुक्त साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, जो शहरीकरण का प्रमुख माध्यम बना। क्योंकि व्यवसाय के लिए जब एक व्यापार के लिए जो सामान एक जगह से दूसरी जगह आवागमन की आवश्यकता होती है, उसके लिए इन नदियों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में रेगिस्तान है और यही सर्वप्रथम नगरों और लेखन प्रणाली के विकास में सामने आया। मैंने आपको बताया प्राकृतिक रूप से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो समृद्ध थी, लेकिन खनिज तत्व जो थे वो इस सभ्यता में नहीं पाए जाते थे, उनका यहाँ पर अभाव था। तो प्राकृतिक संसाधनों के व्यापारिक आदान प्रदान में ये जो व्यापार था वो यहाँ पर बढ़ा। इसमें कृषि के अतिरिक्त जो स्टेपी घास के मैदान में पशुओं को बड़ी मात्रा में पाला जाता था, पशुओं से दूध, मांस, ऊन आदि प्रचुर मात्रा में मिलता था। और यहाँ की जो नदियाँ थीं उसमें जो मछलियाँ थीं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती थी। मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर थे, यह जो नगरों का विकास क्रम था यह एक कांस्य युगीन सभ्यता का काल था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मैंने आपको अभी बताया कि खनिज तत्वों का अभाव था। ये खनिज तत्वों को बाहर से आयात करते थे और उसके बदले में ये जो पशु जनित उत्पादन थे या कृषि जनित उत्पादन थे उनका ये निर्यात करते थे। जैसे लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीप और अन्य प्रकार के जो पत्थर होते थे, जैसे लाजवर्त पत्थर होता था जो आभूषण बनाने के कार्यों में आता था, को ये तुर्की, ईरान और खाड़ी के देशों से मंगाया करते थे और इसके बदले में ये वहाँ पर अनाज या पशु जनित जो उत्पादन थे वो उन्हें वहाँ पर निर्यात करते थे। उपरोक्त के बदले में मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया से इन देशों को कपड़ा और अन्य खाद्य सामग्री भेजी जाती थी। यहाँ की जो नहरें थीं और इनकी जो प्राकृतिक जल धाराएं थीं, ये छोटे बड़े नगरों के बीच परिवहन का एक अच्छा साधन थी और यही कारण है कि मेसोपोटामिया की जो नगरीय सभ्यता थी वो बड़ी उन्नत हुई आगे चल करके, क्योंकि आवागमन व्यापार का एक प्रमुख साधन होता है और वो यहाँ पर नदियों के माध्यम से उपलब्ध था। फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व भर में विख्यात थी। तो ये तो दजला और फरात नदियाँ थीं, इन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता बनाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। अगले क्रम में आइए जानते हैं कि मेसोपोटामिया का शहरीकरण किस प्रकार हुआ। कौन से ऐसे तत्व थे जिन्होंने मेसोपोटामिया के शहरीकरण को एक उन्नत स्वरूप प्रदान किया। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरी बस्तियों का विकास हुआ। शहरी जो बस्तियां होती हैं, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताता हूं कि जो उत्पादन होते हैं, विभिन्न वस्तुओं के जो उत्पादन होते हैं, नगरों में प्रत्येक व्यक्ति को
अलग अलग उत्पादनों के उपभोग के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि शहरों में जब बस्तियां बनती हैं तो श्रम विभाजन एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। तो श्रम विभाजन हुआ, श्रम विभाजन के फलस्वरूप बस्तियों का विस्तार हुआ। शहरों का जो विकास क्रम है जो मेसोपोटामिया में पाया जाता है वो कई स्टेप्स में हुआ। वो कौन से स्टेप्स थे, कौन से स्तर थे वो? देखिए, पहला जो विकास क्रम है वो मंदिर के चारों ओर बसे शहर पाए जाते हैं। जो खुदाई में प्राप्त हुए वो मंदिर के चारों ओर बसे हुए शहर पाए जाते हैं। इसमें उर शहर, उस समय उर शहर जो था वो खुदाई में जो प्राप्त हुआ, 1930 में यह शहर इतिहासकारों द्वारा अन्वेषित किया गया। इस शहर का जो नक्शा था उसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियां पाई गई हैं, सकरी गलियां पाई गई हैं, और जो नगर का विन्यास था उसको देख करके यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कोई सुनियोजित नगर व्यवस्था नहीं थी। जल निकासी की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो व्यवस्था थी, नगर नियोजन था, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफी उन्नत था, क्योंकि धौलावीरा आदि स्थानों पर जो जल निकासी की व्यवस्था है वो उस समय की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था पाई जाती है, जिसका मेसोपोटामिया की सभ्यता में अभाव पाया जाता है। तो मंदिर के चारों ओर बसे शहर, मंदिर और घर दोनों के जो उनका संरचनात्मक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं थी। मंदिरों की जो व्यवस्था थी, जो उनका ढांचा बनता था, बस उसकी दीवारें अंदर और बाहर की ओर थोड़ी मुड़ी हुई होती थी, जो वो उन्हें सामान्य घरों से अलग करती थी। दूसरा जो है वह व्यापारिक केंद्रों के रूप में है, और तीसरा शाही शहर के। व्यापारिक केंद्रों के रूप में मारी शहर आता है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक प्रमुख नगर था। ये मारी शहर में जिमरी लिम, वहाँ के जो राजा थे, उनका महल प्राप्त होता है। इसमें 260 कक्ष पाए गए हैं, और इसमें एक विशाल प्रांगण बना हुआ है, और साथ ही साथ इसमें लिपिकों के काम करने के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है, जहाँ पर बहुत सारी मिट्टी की पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं, जहाँ पर लोग बैठ करके कार्य करते होंगे। शाही शहर जो शासक वर्ग था उसके अनुसार बसाया जाता था। मंदिरों का जो निर्माण था, मैंने अभी आपको बताया, वो सामान्य घरों की तरह ही होता था, लेकिन उसकी जो बाहरी दीवारें होती थी वो अंदर और बाहर की ओर कुछ मुड़ी हुई होती थी, जो वो उन्हें सामान्य घरों से अलग करती थी। उस समय का जो विशेष शहर था, जिन्हें मंदिर के चारों ओर बसे शहर में वर्गीकृत किया जा सकता है, उरूक, उसका नाम था उरूक। जिगुरत, मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा पहाड़ी पर जो मंदिर बनाए जाते थे उन्हें उस समय जिगुरत कहा जाता था। इसी प्रकार पित्तेसी शब्द प्राप्त होता है। पित्तेसी शब्द क्या है? मेसोपोटामिया के वो प्रधान पुजारियों को पित्तेसी कहा जाता था जो शासन का कार्य भी किया करते थे। यानी कि जो पुजारी थे वो एक प्रकार से शासक का भी काम करते थे। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को, जो युद्ध में राज्य हारता था, उन्हें युद्ध बंदी के रूप में रखा जाता था, और उन्हें अनिवार्य रूप से मंदिर निर्माण का कार्य करना पड़ता था। ये मिट्टी से ईंटें तैयार करते थे, उन्हें मंदिर में लगाने का कार्य करते थे, और सुदूर क्षेत्रों में जा करके मंदिर निर्माण में जो उपयुक्त सामग्री होती थी उसे खोजकर लाने का कार्य भी इन्हें करना पड़ता था। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे का प्रयोग होता था। कांसे का प्रयोग उस समय होने लगा था, कांस्य युगीन सभ्यता थी ये। इसके अतिरिक्त वास्तुविदों के द्वारा स्तंभों का निर्माण किया जाने लगा था। ये एक प्रमुख बात है। उस समय की जो भवनों की संरचनात्मक व्यवस्था थी उसमें
स्तंभों का निर्माण होने लगा था। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह है कुम्हार के चाक का प्रयोग। मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व सभ्यता को यह एक अभूतपूर्व देन थी। कुम्हार के चाक की खोज होने के बाद बर्तनों का निर्माण होने लगा, जिसने नगरीय सभ्यता को एक नया आयाम दिया। मनुष्य का जीवन स्थिर हुआ। मनुष्य की जो संग्राहक क्षमता थी वो इन बर्तनों के बनने के बाद और अधिक बढ़ गई। खाने को और अधिक समय तक सहेज के रखा जाने लगा और इसी प्रकार से पहिए का प्रयोग हुआ। पहिए के प्रयोग ने आवागमन की सुविधा दी। आवागमन की सुविधा के कारण जो नगरीकरण था वह बढ़ा। तो मेसोपोटामिया की ये कुछ प्रमुख बातें ऐसी थीं जिन्होंने विश्व समुदाय को एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन दिया। तो आइए जानते हैं मेसोपोटामिया का शहरी जीवन किस प्रकार का था। देखिए, जो नगरीय जीवन होता है उसमें खाद्य उत्पादन के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियां भी संलिप्त रहती हैं। ग्रामीण जीवन जो है वह कृषि प्रधान होता है। नगरीय जीवन जो है उसमें खाद्य उत्पादन के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियां भी जुड़ती चली जाती हैं। उत्पादन की वस्तुओं के लिए मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर होता है और यही जो श्रम विभाजन है ये नगरीय जीवन को, नगरीय सभ्यता को आगे बढ़ाता है। समाज में जो वर्गीकरण था, एक सामाजिक वर्गीकरण जो था, उसमें उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ वर्ग ऐसा था जो शासक वर्ग था, कुछ उनके अधीन वर्ग था और जो सबसे निम्नतम कोटि का वर्ग था वो सबसे निचले पायदान पर आता था। समाज में एकल परिवार के आदर्श के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी पति पत्नी और उसके अपनी संतानें। पितृ प्रधान समाज होता था और पिता को ही परिवार का मुखिया माना जाता था। पिता की जो संपत्ति थी, पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसका अधिकारी होता था। तो इस प्रकार से उत्तराधिकार का जो नियम था वो पैतृक था, पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद फिर उसका जो पुत्र होता था वो उसके संपत्ति का अधिकारी बनता था। उर जो था मेसोपोटामिया का एक प्रमुख नगर था। वहाँ से प्राप्त जो नगरों के अवशेष हैं वहाँ से उसकी जो सामाजिक स्थिति है उसका पता चलता था। उर के बारे में मैंने आपको अभी पूर्व में भी बताया था कि उर की जो एक नगरीय स्थिति थी वो सुनियोजित नहीं थी और उर में जो अवशेष पाए गए हैं नगरों के उसमें ऐसा पाया जाता है कि जो भवनात्मक संरचना होती थी उसमें खिड़कियां नहीं होती थी, तो अंदर जो प्रकाश जाता था वो आंगन में बने हुए जो दरवाजे थे उनके माध्यम से वो प्रकाश अंदर जाता था। ऐसा भी पाया गया है कि घरों का जो कूड़ा होता था वो बाहर गलियों में डाल दिया जाता था और लगातार कूड़ा इकट्ठा होने के कारण जो सड़क की ऊंचाई होती थी वो घरों से ऊपर हो जाती थी और फिर घरों को ऊंचा करने के लिए फिर उसमें भराव किया जाता था। इस प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं। 2000 ईसा पूर्व में जो मारी शहर था वो शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। इस शहर में खेती भरपूर मात्रा में होती थी तथा किसान और पशुचारक दोनों ही इसमें निवास करते थे। पशुचारक जो होते थे वो अपने पशुओं की खाल और मांस के बदले किसानों से अनाज, औजार आदि लेते थे। कभी कभी ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं कि पशुचारकों और किसानों में लड़ाइयाँ होती थी। जो पशुचारक होते थे वो अपने पशुओं को कभी कभी खेतों के बीच से ले जाते थे जिससे कृषि का नुकसान होता था और इन नुकसानों के लिए जैसे कबीले होते थे वो आपस में लड़ते थे। इसी प्रकार से इनके बीच भी युद्ध होने के साक्ष्य मिलते हैं। मारी शहर जो था समृद्ध होने के साथ साथ एक व्यापारिक शहर भी था जहां से होकर लकड़ी, तांबा, तेल
मदिरा और अन्य वस्तुएं फरात नदी के माध्यम से, फरात नदी मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि वह आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन थी, तो फरात नदी के माध्यम से दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान और अन्य ऊंचे इलाकों में इन्हें ले जाया जाता था। आइए जानते हैं अबू सलाखिब क्या था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अबू सलाखिब जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण शहर। अबू सलाखिब यह एक छोटा सा कस्बा था जो लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था। इस स्थान से मेसोपोटामिया की नगरीय सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से जैसे कि अभी मैंने आपको उरूक शहर के बारे में बताया था, उसी प्रकार से अबू सलाखिब में भी नगरीय सभ्यता के बड़े महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं जो वहाँ की सामाजिक जीवन के बारे में हमें बताते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम्मुराबी की विधि संहिता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मेसोपोटामिया काल में जो हम्मुराबी की सभ्यता थी वह पहली ऐसी संहिता थी जिसमें न्याय विधान को संकलित किया गया। हम्मुराबी बेबीलोन का एक महान शासक था जिसने एक बृहद विधि संहिता का निर्माण कराया और उसने बेबीलोन में जो प्रचलित कानून थे उसे संकलित करके और स्वयं कई उपयोगी कानूनों को बना करके उन्हें एक विशाल काले पत्थर पर उसे उत्कीर्ण कराया। हम्मुराबी जो था वो बेबीलोनिया साम्राज्य का छठा सम्राट हुआ करता था जिसने 1792 से 1750 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने शासनकाल के 30वें वर्ष में उसने टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी तक अपना साम्राज्य फैलाया। इसी प्रकार अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए उसे वेल ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए उसे एक विधि संहिता के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई और इसी के तहत उसने एक बहुत बड़े काले विशाल पत्थर पर यह सभ्यता इस विधि संहिता को अंकित करवाया। यदि हम इस काले पत्थर को देखें तो इसके शीर्ष पर जो 2.5 फीट की जगह है उस पर हाथ में छड़ी लिए हुए न्याय के देवता को दर्शाया गया है और बाकी नीचे के हिस्से पर जो कानून थे उस समय के जो न्याय के विधान थे उन्हें उसने उत्कीर्ण करवाया है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में यह पहला ऐसा साक्ष्य मिलता है जब किसी शासक ने न्याय के विधान को किसी पत्थर पर अंकित करवाया। न्याय के विधान और सामाजिक जो कानून थे इसमें लिखे हुए विधान के अनुरूप वो बड़े ही सख्त थे। जैसे कि छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़े सख्त प्रावधान थे इसमें, जैसे जुबान काट लेना, चोरी के लिए हाथ काट देना, इस प्रकार से बड़े ही सख्त सजा के प्रावधान इसमें प्राप्त होते हैं। इसमें कुल 285 कानूनों का संग्रह किया गया है। अब हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ। लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता की बड़ी महत्वपूर्ण देन है। इसमें जो लेखन होता था वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर किया जाता था। मिट्टी की गीली पट्टिका होती थी, उस गीली पट्टिका पर एक नुकीले किसी चीज से शब्दों को उकेरा जाता था और इन शब्दों की जो लिपि थी उसे हम क्यूनिफॉर्म यानी कीलाक्षर लिपि के नाम से जानते हैं। जो इसकी प्रथम पट्टिका का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह लगभग 3200 ईसा पूर्व हमें मिलता है। इसमें जो इसकी लिपि थी उसमें चित्र, चिन्ह और अनेक प्रकार की आकृतियां प्राप्त होती हैं। इसका अगर विस्तार से अध्ययन किया जाए तो इतिहासकारों ने पाया
कि इसमें कोई एक अक्षर नहीं है, बल्कि कई प्रकार के चित्रों, आकृतियों और चिन्हों के माध्यम से इन पट्टिकाओं पर जो उल्लेख होता था वो लिपिकों के द्वारा किया जाता था। इसमें जो लिपिक होते थे वो चिकनी मिट्टी को गूंथते थे और उसे एक पट्टिका के रूप में बना लिया जाता था और उसके सूखने से पहले ही उस पर लिखना होता था, क्योंकि सूखने के बाद उस पर लिखना संभव नहीं था। मेसोपोटामिया के खुदाई स्थल पर सैकड़ों की संख्या में इन पट्टिकाओं को पाया गया है। इन पट्टिकाओं पर जो लेख हैं वो लगभग सभी हिसाब किताब रखने, राजकाज के जो घोषणाएं थी, लेख थी, उनको संग्रहित करने आदि के उसमें प्रयोग किया जाता था। जो इसकी लिपि थी वो बड़ी कठिन लिपि थी और उसे सीखने के लिए लिपिकों को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें सैकड़ों प्रकार के चिन्ह उनको सीखने पड़ते थे। जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी में आप देखते हैं कि एक निश्चित वर्णमाला है, हिंदी में 26 अक्षर होते हैं, जो इंग्लिश है, इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, उन्हें हम आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन इस सभ्यता में जो कीलाक्षर लिपि थी उसमें सैकड़ों प्रकार के चिन्ह थे, जिन्हें सीखना एक बड़ा ही पेचीदा काम हुआ करता था। लेखन कला का जो प्रयोग है 2600 ईसा पूर्व के आसपास शासकीय कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए भी किया जाने लगा। मेसोपोटामिया की जो प्राचीनतम भाषा थी वो सुमेरियन थी। तो सुमेरियन भाषा मेसोपोटामिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक थी। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता को विश्व की सभ्यताओं को जो एक महत्वपूर्ण देन के रूप में जाना जाता है वो गणित के क्षेत्र में थी। गणित के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के निवासी जो थे वो 60 की इकाइयों में गणना करते थे, 60 और 60 की इकाइयों में, और इस प्रणाली को षट दाशमिक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। एक वर्ष के विभाजन में जो 12 माह की हम गणना करते हैं, जो हमारा कैलेंडर वर्ष होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, एक महीने में जो 4 हफ्तों की गणना होती है, उसी प्रकार से एक दिन में 24 घंटों का जो विभाजन होता है, एक घंटे में 60 मिनट का जो विभाजन किया जाता है, ये जो विभाजन और काल गणना है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की ही एक बड़ी महत्वपूर्ण देन है। मेसोपोटामिया संस्कृति में रेखा गणित के भी बहुत सारे नियम बनाए गए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता निश्चित रूप से प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। उसका जो शहरी जीवन का विकास था, लेखन कला का विकास था, वो आज भी प्रासंगिक है। उस समय की जो अन्य सभ्यताएं थीं, जिसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इनमें भी व्यापारिक लेन देन था जो एक वृहत नकदीकरण के स्वरूप के कारण हुआ। यहाँ की जो मुहरें हैं वो बेबीलोन की सभ्यता में पाई जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाई जाती हैं। वहाँ की जो साक्ष्य हैं वो हमारे मोहनजोदड़ो की सभ्यता में पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये था कि नगरीकरण जो था वो उसने एक बड़ा विशाल स्वरूप उस समय ले लिया था, जो उस समय के बड़ी ही उन्नत सभ्यता और संस्कृति का एक स्वरूप था, जिसे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और इस सभ्यता को अगर हम जानेंगे, समझेंगे, तभी हम आज की ये जो उन्नत सभ्यता और संस्कृति है इसे समझ पाने में हम सक्षम होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।